सो हेलो एंड वेलकम टू मी और चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं टॉप 3 ELSS फंड्स। ELSS फंड्स यानी कि इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। ये दोस्तों ऐसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, पर अगर आप ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने अलाउ कर रखा है कि अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट अगर कोई भी इन्वेस्टर ELSS फंड्स में इन्वेस्टमेंट करता है तो उसे 1.5 लाख तक का डिडक्शन अलाउ है। अगर हम बात करें इस फंड्स के परफॉर्मेंस की, तो ये भी फंड्स काफ़ी अच्छा परफॉर्म करके दिखाते हैं। हम इस वीडियो में ही टॉप 3 हमारे ELSS फंड जो अवेलेबल है उसको कंपेयर करने वाले हैं, उसमें से भी बेस्ट को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे जो हो सकता है आपके रडार पर हो। पर दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूं कि ELSS फंड की सबसे बड़ी डिसएडवांटेज ये है कि अगर आप ELSS म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको मिनिमम 3 ईयर तक उस फंड के अंदर इन्वेस्टेड रहना होगा, क्योंकि ELSS फंड के अंदर 3 ईयर का लॉक इन पीरियड होता है। अगर आप 3 ईयर से पहले आप उस फंड से एग्जिट लेते हैं तो आपको अल्टीमेटली काफ़ी नुकसान हो सकता है, क्योंकि फिर आपके जो भी रिडक्शंस हुए होंगे वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, वो रिवर्स हो जाएंगे, आपको एग्जिट लोड भी पे करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये ELSS म्यूचुअल फंड का एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। पर अगर कोई इन्वेस्टर अगर 3 ईयर तक के लिए इन्वेस्टेड रह सकता है तो ये उसके लिए टैक्स बचाने के लिए और साथ साथ इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत ही अच्छा टूल हो सकता है। तो चलिए दोस्तों जरा अब हम 3 सबसे बेस्ट म्यूचुअल फंड्स के बीच कंपैरिजन करते हैं और उसमें से बेस्ट को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों मेरा नाम है समीर और चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे 3 ELSS फंड्स को सिलेक्ट करा है। इनको सिलेक्ट करने का मेरा पर्पस ये था कि या तो इनका AUM काफ़ी हाई है, मतलब कि इन्वेस्टर ने काफ़ी ज़्यादा प्रेफर करा है इन्वेस्टमेंट करना, या फिर इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। इसलिए मैंने इन 3 फंड्स को सिलेक्ट करा है, जिसमें हमारा सबसे पहला है SBI का लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, और मिराई एसेट का ELSS टैक्स सेवर फंड, और तीसरा हमारा क्वांट का ELSS टैक्स सेवर फंड। तो यहाँ पर इनका या तो AUM हाई है या तो इनकी परफॉर्मेंस थोड़ी अच्छी थी, इसलिए मैंने यहाँ पर सेलेक्ट करा है। पर अब हम AUM और परफॉर्मेंस सबको एक साथ मिक्सअप करने के बाद इन तीनों में से सबसे बेस्ट को कौन सा हमारा म्यूचुअल फंड हो सकता है, इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके रडार पर हो सकता है, उसको जरा फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए इनके बीच कंपैरिजन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि हम जानते हैं ये जो हमारे तीनों ही म्यूचुअल फंड्स हैं वो हमारे ELSS कैटेगरी के अंदर आते हैं। ELSS यानी कि इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, मतलब अगर आप इन ऐसे फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं जो ELSS है तो आपको 1.5 लाख तक का गवर्नमेंट की तरफ से आपको रिडक्शन अलाउ है। बात करेंगे फंड एज की, मतलब ये फंड हमारे कितने पुराने हैं, तो यहाँ पर SBI जो हमारा है उसके मोर देन 11 ईयर हो चुके हैं इस फंड के, मतलब पिछले 11 साल से ये फंड रन हो रहा है। और मिराई की बात करें तो इसका 8 ईयर से ज़्यादा हो चुका है, और क्वांट की बात करें तो इसका भी 11 ईयर से ज़्यादा क्रॉस हो चुका है। मतलब ये 2 फंड हमारे जो SBI और जो क्वांट है वो काफ़ी ज़्यादा पुराने फंड हैं। मिराई भी कुछ कम नहीं है, ये भी 8 ईयर से ज़्यादा हो चुका है। फंड साइज की बात करें कि इनके पास AUM कितना है, तो यहाँ पर SBI का जो AUM है वो 23,000 करोड़ है इसके अंदर, और मिराई की बात करें तो मिराई ने लगभग इन्होंने भी 22,500 करोड़ को लगभग इन्होंने इकट्ठा कर लिया है इन्वेस्टर के द्वारा। और अगर क्वांटिटी की बात करें तो उनका भी 10,000 करोड़ टच होने को है। हमारा एक्सपेंस रेशो है तो हम ज़रा एक्सपेंस रेशो भी देख लेते हैं। इन तीनों फंड्स में सबसे कम एक्सपेंस रेशो हमारा मिराई का दिखाई दे रहा है जो कि 0.5% है। उसके बाद हमारा क्वांट का 0.77 है और हमारा SBI का 0.94 है। तो यहाँ पर एक्सपेंस रेशो के मामले में थोड़ा SBI हाई दिखाई दे रहा है जो कि 0.94% है। अब चलिए ज़रा दोस्तों इन तीनों ही फंड्स के बेसिक डिटेल जानने के बाद हम इन ज़रा तीनों ही फंड्स की पास्ट परफॉर्मेंस की बात करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लास्ट 1 ईयर की बात करें तो लास्ट 1 ईयर में हमारे सबसे ज़्यादा रिटर्न की बात करें तो यहाँ पर क्वांट जो है वो लगभग 61% के रिटर्न के आसपास दिखाई दे रहा है जनरेट करता हुआ इन्वेस्टर्स के लिए, जबकि हमारा SBI 56% और हमारे मिराई ने 35% रिटर्न बनाया है। अगर 3 ईयर की बात करें तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा 3 ईयर में फिर से क्वांट हमारा दिखाई दे रहा है जो कि लगभग 28.46% का इसने रिटर्न जनरेट करके दिया इन्वेस्टर्स को लास्ट 3 ईयर में। सेकंड नंबर पे हमारा SBI है जो कि 27% के आसपास है, और फिर उससे पीछे हमारा थोड़ा मिराई है। 5 ईयर की बात करें तो यहाँ पर 5 ईयर में भी सबसे ज़्यादा रिटर्न हमारा क्वांट का ही दिखाई दे रहा है जो कि लगभग 35% के आसपास है। उसके बाद हमारा सेकंड पे हमारा SBI है, और फिर यहाँ पर सबसे कम फिर से मिराई ही दिखाई दे रहा है। लास्ट 10 ईयर की बात करें तो लास्ट 10 ईयर में भी सबसे ज़्यादा रिटर्न हमारा क्वांट का ही है जो कि 25.71% का है। और ऑल यानी कि सिंस इंसेप्शन, मतलब कि जब से फंड शुरू हुआ है तब से अब तक किसने कैसे रिटर्न दिया है, तो यहाँ पे सिंस इंसेप्शन से भी हमारा क्वांट जो है इस मामले में भी सबसे आगे दिखाई दे रहा है जो कि लगभग 23.5% के आसपास है। और यहाँ पे थोड़ा सा मिराई इस बार पहली बार हमारा SBI से थोड़ा आगे निकला है। अदरवाइज यहाँ पर हमारा जो मिराई है उसकी परफॉर्मेंस जो है वो बाकी इन दोनों के मुकाबले थोड़ा पीछे दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों अगर हम पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे देखिए तो यहाँ पर हमारा जो क्वांट है वो मोस्ट ऑफ द ईयर यानी कि हर साल, चाहे वो 1 ईयर हो, 3 ईयर हो या 5 ईयर हो या 10 ईयर,
या फिर सिंस इंसेप्शन हमारे क्वांट ने बाकी दो म्यूचुअल फंड्स को आराम से सब्सटेंशियली काफ़ी बड़ी मार्जिन के साथ बीट करा है। पर दोस्तों अब हम तीनों ही फंड्स के हम कंपेयर करने वाले हैं रिस्क रेशोज़ के बारे में, जिससे हमें ये समझ में आएगा कि ये तीनों फंड्स में से कौन सा फंड सबसे ज़्यादा रिस्कियर है और कौन सा फंड कम रिस्कियर है। तो चलिए दोस्तों ज़रा हम तीनों ही फंड्स के रिस्क रेशोज़ को कंपेयर करते हैं, जिससे हमें ये पता चलेगा कि कौन सा फंड ज़्यादा रिस्की है और कौन सा फंड हमारे लिए कम रिस्की है। तो बात करेगा सबसे पहला पैरामीटर तो वो है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन, जिससे हमें ये पता चलता है कौन सा वाला म्यूचुअल फंड ज़्यादा रिस्की है और कौन सा फंड कम रिस्कियर है। तो यहाँ पे जिसका कम स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो फंड ज़्यादा अच्छा माना जाता है। इससे मैंने यहाँ पे एक एरो बना रखा है, यहाँ पर डाउन साइड एरो, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि जिसका कम स्टैंडर्ड डेविएशन हो वो ज़्यादा अच्छा फंड माना जाता है। तो यहाँ पे सबसे कम अगर बात करें स्टैंडर्ड डेविएशन की, तो यहाँ पर मिराई का सबसे कम स्टैंडर्ड डेविएशन दिखाई दे रहा है, मतलब ये जो है वो एसबीआई और क्वांट के मुकाबले थोड़ा कम रिस्कियर है। बात करिए दूसरा हमारा रिस्क पैरामीटर, तो दूसरा हमारा रिस्क पैरामीटर है बीटा। तो यहाँ भी मैंने एक एरो बना रखा है डाउन साइड का, उसका मतलब ये है जिसका बीटा कम हो वो हमारा जो है वो हमारा पोर्टफोलियो या फिर वो हमारा म्यूचुअल फंड हमारे मार्केट के मुकाबले थोड़ा सा कम रिस्कियर है। तो यहाँ पे सबसे कम बीटा की बात करें तो यहाँ पे सबसे कम बीटा हमारा मिराई का ही दिखाई दे रहा है, जो कि 0.90 है, और ये हमारा एसबीआई और क्वांट दोनों के मुकाबले सबसे कम है। इसका मतलब यहाँ पे दोनों रिस्क के जो हमारे रिस्क के जो पैरामीटर होते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन और बीटा, इस मामले में हमारा जो मिराई है वो काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। मतलब इसने हम इसका जो पोर्टफोलियो है या फिर इसका जो म्यूचुअल फंड का जो उसने अपना इन्वेस्टमेंट कर रखा है वो थोड़ा लेस रिस्कियर बना रखा है। इसलिए शायद हमने देखा कि इसका जो रिटर्न्स थे वो इन दो बाकी के मतलब एसबीआई के और क्वांट के मुकाबले इसके रिटर्न हमें कम दिखाई दे रहे थे मिराई के, क्योंकि इसके जो रिस्क है वो कम है। हम जानते हैं बेसिक इकोनॉमिक्स का रूल कि हायर द रिस्क हायर द रिटर्न और लोअर द रिस्क लोअर द रिटर्न। तो क्योंकि इसने रिस्क कम लिया है, लोअर रिस्क है, इसलिए इसके रिटर्न भी लोअर थे, ये रीज़न है। और हम एक और चीज़ देखिए यहाँ पर, तो देखिए आपको दिखाई दे रहा है कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो हमारा क्वांट का सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहा है, और बीटा की बात करें तो वो भी यहाँ पे सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहा है, मतलब इसका एसबीआई से भी देखिए ज़्यादा है स्टैंडर्ड डेविएशन में भी और बीटा में भी। तो यहाँ पे हमारा जो अगर फिर से बेसिक रूल अप्लाई होता हुआ कि हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, तो क्वांट ने आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द ईयर में इसने ज़्यादातर मतलब सभी ईयर में ही इसने हमारे मिराई को और एसबीआई को बीट कर दिया था रिटर्न्स के मामले में। तो उसने क्यों बीट करा, क्योंकि इसका देखिए यहाँ पे रिस्क कितना ज़्यादा इसने लिया है बाकी दोनों फंड के मुकाबले। तो जो ज़्यादा रिस्क लेता है वो ज़्यादा रिटर्न बनाने की पॉसिबिलिटीज़ रखता है, इसलिए इसका अल्फा मतलब होता है कि बेंचमार्क के मुकाबले आप कितना एक्स्ट्रा रिटर्न बना के दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे इसका 8.69% इसका हमारा अल्फा है, इनका अल्फा देखिए 8.1 और 0.5 है। इन दोनों को पीछे करता हुआ हमारा क्वांट सबसे ज़्यादा आगे निकल गया, क्योंकि इसने एक्स्ट्रा रिटर्न बना के दिए हैं। क्यों? क्योंकि इसने रिस्क भी एक्स्ट्रा लिया है इनके मुकाबले में। बात करें शार्प रेशो की, तो ये शार्प रेशो जो होता है ये भी जितना ज़्यादा हो उतना ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पे शार्प रेशो के मामले में हमारा एसबीआई थोड़ा आगे दिखाई दे रहा है, और शॉर्ट रेशो की बात करें तो ये भी जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पर हमारा एसबीआई भी इस मामले में आगे दिखाई दे रहा है। दोस्तों अगर आप इन रेशियोज़ को एक्सप्लेन मतलब चाहते हैं डेप्थ में इनके रेशियोज़ को बारे में कि हम इन्हें कैसे असेस करते हैं, तो हम कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम एक न्यू वीडियो बना देंगे जिसके अंदर हम आपको ये समझाएंगे कि इन रेशियोज़ को कैसे असेस किया जाता है, जिसके बेसिस पे आप इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं। पर यहाँ पर अभी आप समझने के लिए देखिए मैंने जो एरोज बना रखे हैं ये बता रहा है कि आपको किस चीज़ के अंदर ज़्यादा देखना है और किस चीज़ को कम देखना है। तो यहाँ पर अगर हम एक बार मैं इसे रब कर दूँ पूरा और हम जरा फिर बेस्ट को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन सबसे कम किसका है, तो मिराई का है, तो कि अच्छी बात है। शार्प रेशो ज़्यादा हो तो एसबीआई उसमें आगे है। बीटा की बात करें सबसे कम हो तो मिराई यहाँ पर आगे है। शॉर्ट रेशो की बात करें तो वो सबसे ज़्यादा हो तो इसमें हमारा एसबीआई आगे है। और अल्फा की बात करें तो वो भी ज़्यादा होना चाहिए, तो ज़्यादा में हमारा क्वांट आगे है। तो यहाँ पे अगर बात करें रिस्क के मामले में तो मिराई रिस्क के मामले आगे दिखाई दे रहा है। और अगर बात करें कि थोड़ा कम रिस्क हो और लेकिन रिटर्न थोड़ा ठीक ठाक हो तो हमारा एसबीआई बीच में आता है। इसने क्या करा, रिस्क जो है इसका क्वांट से कम है और रिटर्न्स जो है वो मिराई से ज़्यादा है, क्योंकि मिराई से थोड़ा रिस्क ज़्यादा है, इसलिए हमारा एसबीआई जो है वो इन दोनों के बीच में बैठ रहा है। और सबसे ज़्यादा रिस्क और सबसे ज़्यादा रिटर्न की बात करें तो उसमें क्वांट सबसे आगे है। कम रिस्क और कम रिटर्न तो हमारा मिराई आता है और बीच में हमारा एसबीआई आ रहा है। तो दोस्तों ये है इन तीनों के बीच में एक कंपैरिजन रिटर्न्स के बेसिस पे और पास परफॉर्मेंस और इनके रिस्क रेशोज़ के बेसिस पे इनका एनालिसिस। अब चलिए दोस्तों ज़रा हम इन तीनों ही म्यूचुअल फंड्स के ज़रा पोर्टफोलियो पर नज़र मारते हैं कि इन फंड्स के जो पोर्टफोलियो है उसमें सबसे बड़ा एलोकेशन किस सेक्टर की बिलोंग करता है और इनका जो होल्डिंग्स है वो कौन सी सबसे बड़ी टॉप 5 कंपनीज में होल्डिंग्स हैं, तो उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारा एसबीआई का लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, जिसमें सबसे ज़्यादा टॉप 3 सेक्टर की बात करें जिनमें एसबीआई ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो वो है इनका सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल सेक्टर्स के अंदर, जो कि लगभग 21-21% के आसपास का है। एनर्जी सेक्टर के अंदर उन्होंने लगभग 16.5% इन्वेस्टमेंट करा है और कैपिटल गुड्स के अंदर लगभग 8% का इन्वेस्टमेंट करा है।
मिराई की बात करें तो इनका भी सबसे बड़ा जो एलोकेशन पोर्टफोलियो का है जो कि 30% के आसपास फाइनेंशियल सेक्टर्स की तरफ ही है। और क्वांट की बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा इनका 26%, 26.72 जो कि उन्होंने एनर्जी की तरफ एलोकेट कर रखा है अपना फंड का। और इनके बाकी जो सेकंड सेक्टर एलोकेशन है, सेकंड हाईएस्ट और थर्ड हाईएस्ट, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर बात करें कि टॉप 5 होल्डिंग्स मतलब सबसे बड़ी 5 कंपनियां जिनमें इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा हो, तो यहाँ पर एसबीआई का सबसे बड़ा जो होल्डिंग है वो है 4.16% का। किसके अंदर? तो जीई टी&डी इंडिया लिमिटेड के अंदर इन्होंने सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखी है। इसके बाद इनका एचडीएफसी बैंक, टोरंटो, आईसीआईसीआई और एसबीआई के अंदर रेस्पेक्टिवली इनके फर्दर इन्वेस्टमेंट्स हैं और ये इनके वेटेज भी यहाँ पर शोकेस किए गए हैं। ऐसे ही मिराई की बात करें तो इनका सबसे बड़ा जो इन्वेस्टमेंट है वो एचडीएफसी बैंक के अंदर है जो कि 8.25% के आसपास है। फिर उन्होंने आईसीआईसीआई बैंक, फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर, फिर कोटक और एसबीआई के अंदर भी इन्होंने 3.92% का इन्वेस्टमेंट कर रखा है। क्वांट की बात करें तो इनका जो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट जो है वो रिलायंस के अंदर है जो कि लगभग 9.5% का लोकेशन है इनका टोटल पोर्टफोलियो का। उसके बाद अडानी, जियो फाइनेंशियल्स, हिंदल्को और गेल यहाँ पर रिस्पेक्टिवली इनके भी वेटेज यहाँ पर शोकेस किए गए हैं। अब चलिए दोस्तों, जरा हम सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कि इन तीनों ही म्यूचुअल फंड्स के लिए है वो है कि इनका फंड मैनेजर आखिर कौन है और वो फंड मैनेजर कब से इस फंड को मैनेज कर रहा है। ये जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसके बिना आपका जो म्यूचुअल फंड्स का जो कंपैरिजन की जो एनालिसिस है वो कंप्लीट नहीं होती है। तो बात करें यहाँ पर सबसे पहले हम एसबीआई की, तो एसबीआई के अंदर 2016 से हमारे दिनेश बालाचंद्रन जी इस म्यूचुअल फंड को हैंडल कर रहे हैं और हमने देखा कि एसबीआई के जो रिटर्न्स है और जो रिस्क है वो काफ़ी अच्छे हैं। तो उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाया है और 16 साल मतलब 2016 में कनेक्ट हुए थे, मतलब ये इस म्यूचुअल फंड से लगभग पिछले 8-9 सालों से लगभग कनेक्टेड है। और अब कोई म्यूचुअल फंड से अगर कोई हमारा फंड मैनेजर इतने लंबे टाइम पीरियड मतलब 8-9 साल हो चुके हैं, वैसे तो ये अभी भी बहुत ज़्यादा नहीं है पर 8-9 साल रहने का मतलब ये है कि इन्होंने कोविड पीरियड को भी इन्होंने असेस करा है, उस दौरान भी इन्होंने इस फंड को मैनेज करा है और इन्होंने ओवरऑल अच्छा रिटर्न जनरेट करके दिया है। तो इन्होंने एक मार्केट के डाउन साइड को भी देखा है और अपसाइड को भी देख रहे हैं, जैसे मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। तो एक ऐसा फंड मैनेजर जो कि अपसाइड डाउन साइड देख चुका है, मतलब एक्सपीरियंस बंदा हो जाता है, तो हम ऐसे फंड्स में मतलब हमारा थोड़ा जो बिलीव है वो बढ़ जाता है कि जो फंड है वो फर्दर आगे भी अच्छा परफॉर्मेंस करने की पॉसिबिलिटीज़ रखता है। बात करें हम दूसरे मिराई की, तो यहाँ पे 2015 से हमारे नीलेश सुराना जी कनेक्टेड हो रखे हैं। ये भी 15 मतलब ये भी काफ़ी पुराने हो चुके हैं, इनको भी लगभग 9 साल होने को है। तो ये भी काफ़ी टाइम से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं और हमने देखा भी है क्योंकि ये फंड थोड़ा सा कम रिस्कियर है, यहाँ पे थोड़ा ये सेफ साइड ज़्यादा प्ले करते हैं, इसलिए इनका थोड़ा रिटर्न भी कॉम्प्रोमाइज़ था। और हम बात करें अगर यहाँ पर क्वांट की, तो यहाँ पे क्वांट में दो यहाँ पे हमारे फंड मैनेजर हैं मेन, जो कि वासव संघल और अंकित ए पांडे। ये दोनों ही जो पर्सन है 2022 में और 2020 में मतलब ये रिसेंटली कनेक्टेड हुए हैं, इन लोगों को ज़्यादा भी टाइम नहीं हुआ है। तो दोस्तों अगर लास्ट में इस वीडियो को मैं कंक्लूड करूँ, जैसे अगर आप ज़्यादा रिस्क के अगर इन्वेस्टर हैं तो आप क्वांट की तरफ भी सोच सकते हैं, और आप थोड़ा कम रिस्कियर हैं, आपको रिटर्न मतलब का ठीक ठाक चाहिए बाकी के मुकाबले, तो आपका एसबीआई भी काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। और आप बिल्कुल ही थोड़ा सेफ और साइड प्ले करना चाहते हैं तो शायद आप मिराई की तरफ जा सकते हैं। पर दोस्तों लास्ट डिसीजन ये आपका ही है कि आप किस में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, किस में नहीं करना चाहते हैं, या फिर पहले से अगर इन्वेस्टेड हैं तो कंटिन्यू करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो लास्ट डिसीजन आपका ही है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।